Good evening, sir. Good evening. So I think today Prince will not be there. So Samay, Priyatosh, Pranay, Harshit, Ayush 1 is not there. Okay. Ayush 1 will be joining today, or he is having some issues. आयुष 1 अभी गांव में ही है। आज तो बारिश वारिश पड़ा है, पता नहीं गांव में तो और खराब नेटवर्क होगा। अगर आ गया है तो बात और है। Sir, he will not come this early, sir. He will stay there. Okay, so I think we can start, no? We can start. So because Prince already told he is not coming, so remaining is Ayush 1 is only there. Priyatosh, Pranay, Samay, everyone is there. Okay. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। Okay, so let us start with the question number 1. Which one of the following is the phenotypic monohybrid ratio in F2 generation? Phenotypic monohybrid ratio in F2 ratio. That is the 3:1. 3:1. 3:1 is the correct answer. Next one. Should I ask specifically? That will be much better, okay, instead of random answering. So if a pure tall plant is crossed with a pure dwarf plant, the offsprings will be, okay, so here pure tall is crossed with pure dwarf. So what is going to be the offsprings? All tall, all dwarf, 3 tall, 1 dwarf, 50% tall, 50% dwarf. So Samay, can you answer this one? Can you repeat once? I did not get your voice. Sir, 50% tall, 50% dwarf. Okay. So how did you get the answer? Can you show in your book? So in your book, you draw what are the gametes. This is the parent, no? So you show me what are the gametes. You can open your video, switch on your video, and in your book you show me. You draw that and show me. सर मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है। सर लैपटॉप से किए हैं। अच्छा, हम पूछते जाते हैं, तुम बताओ। ये जो पेरेंट्स है इसके गैमिट्स क्या बनेंगे? इसका गैमिट्स क्या बनेगा? कैपिटल टी बनेगा। इसका स्मॉल टी गैमिट्स बनेगा। ठीक, अब ये जो कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का, तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसका? ये कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो सभी यही बनेंगे ना? सो सभी हेट्रोजाइगस बनेंगे। सो ऑल आर हेट्रोजाइगस। So all of them will be tall or dwarf, or what is going to happen? इसका phenotype क्या होगा? All tall. All tall आएगा। Okay, all of you, this is correct. Is it correct? Yes sir, all. Yes. ठीक है। Whenever you are having pure dwarf and pure tall, so आप उसका जीनोटाइप लिखेंगे। और ये F1 जनरेशन है, F1
इट इज नॉट F2। F2 में क्या होगा, ये एक पेरेंट हो जाएगा और उसको फिर से इसके साथ आप क्रॉस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेटरोजाइगस हेटरोजाइगस F2 करेंगे, तब आपका अलग अलग कॉम्बिनेशन आएगा, ओके, जिसमें कि फिनोटाइप रेशियो आपका 3:1, जीनोटाइप 1:2:1 ये सब आएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन है F1 का, ऑल हेटरोजाइगस। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द 9:3:3:1 डाइहाइब्रिड रेशियो इज ड्यू टू, हर्षित आप बताइए। सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। तो डाइहाइब्रिड रेशियो यानी डाइहाइब्रिड रेशियो, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो है हम लोग को ये जो फिनोटाइप रेशियो आता है 9:3:3:1, दैट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इसका कुछ ब्रीफली तुम कुछ बता सकते हो क्या, ये क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो तुमको समझ में आया थोड़ा मोड़ा अपने शब्दों में बोल सकते हो। इसमें सेग्रीगेशन आंसर क्यों नहीं होना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होना चाहिए, होमोलोगस पेयरिंग क्यों नहीं होना चाहिए? Anyone want to attempt? Okay, अपने आप एक्सप्लेन करने का कोशिश कीजिए, रीजन करने का कोशिश कीजिए। ये 9:3:3:1 जो रेशियो आ रहा है डाइहाइब्रिड में, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण है, आंसर करेक्ट है। ये सेग्रीगेशन क्यों नहीं हो सकता, क्रॉसिंग ओवर, होमोलोगस पेयरिंग, ये सब क्यों नहीं हो सकता? आंसर, सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? सेपरेट करना सर, सेपरेट करना। तो जस्ट जो मेंडल के 3 लॉस हैं, उनमें से सेग्रीगेशन के बारे में कुछ बोला गया है क्या? क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी है क्या कुछ? Yes, sir. हाँ, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है क्या बोलता है? So the two members of a pair separate during the formation of gametes. हाँ, it is also known as what? Law of So purity of gametes. प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। सर इसमें सर आप फैक्टर का मतलब क्या बोले थे? फैक्टर्स का मतलब जीन्स होता है। ओके, ये मेंडल की भाषा है फैक्टर, और जीन्स जो है मॉडर्न जेनेटिक्स की भाषा है जो हम लोग आजकल यूज करते हैं। तो सेग्रीगेशन जो है इसका दूसरा है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कोई एक ही जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन एलील एक गैमेट में जाएगा, दोनों एलील्स एक गैमेट में नहीं जाएगा, वो प्यूरिटी है उसका। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है? क्रॉसिंग ओवर किस टाइप के इसमें आता है? क्रॉसिंग ओवर कौन टाइप के सेल डिवीजन में आता है? इन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? चैप्टर 1। तो फिर से बोलिए तो क्वेश्चन। Which type of cell division crossing over takes place? माइटोसिस। प्रियतोष, नहीं सर, सर मियोसिस, सॉरी सर। क्यों? सर क्रॉसिंग ओवर से मतलब सर गैमेट सर दूसरी जगह जा रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, देखिए, क्रॉस करना। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये हुआ कि मियोसिस में क्या हो रहा है कि एक जो दोनों पेरेंट्स से आया ना क्रोमोसोम, तो रिकॉम्बिनेशन होगा
recombination is taking place between the homologous chromosomes. ओके ये homologous pairing होगा और ये जो homologous chromosomes का pairing होगा तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी डीएनए का एक्सचेंज होगा. ओके ये एक्सचेंज डीएनए लेवल में भी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. तो कुछ अमाउंट ऑफ डीएनए एक क्रोमोसोम से दूसरे में जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा. ओके ये क्रॉसिंग ओवर के कारण ही क्या हो रहा है कि नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जीन्स में नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. ओके तो ये जो चीज है ये तो इस डायहाइब्रिड रेशियो से उसका लेना देना नहीं है. होमोलोगस पेयरिंग ये भी मियोसिस का हिस्सा है, यानी ये सब कब हो रहा है, जब गैमीट्स बन रहे हैं तब हो रहा है. लेकिन जब गैमीट्स बन गए और उनका फ्यूजन हुआ, ओके एग सेल एंड स्पर्म सेल का जो फ्यूजन हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, वो जीन्स का जो है, जो फ्यूजन के बाद जो असॉर्टमेंट होगा जीन्स का, वो है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके दैट इज टेकिंग प्लेस इन द डायहाइब्रिड रेशियो व्हाट वी आर सीइंग. लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर एंड होमोलोगस पेयरिंग ये सब जो है आपका कहां हो रहा है, गैमीट्स में हो रहा है. ओके नेक्स्ट. सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सर बस सिंपली ये ना बोलेंगे अरेंजमेंट. हाँ असॉर्टमेंट यानी अरेंजमेंट होता है, लेकिन जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलेगा तो कंप्लीट आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा. हाँ सर अरेंजमेंट पर किसका सर? जीन्स का. जो जीन्स है वो जीन्स का असॉर्टमेंट कैसा होगा, वो इंडिपेंडेंट है. अब एक क्रोमोसोम है जिसमें कि जीन्स का एक अरेंजमेंट है, दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये दोनों क्रोमोसोम्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके सो देयरफॉर I think little bit some disturbance is coming. Okay, Pranay disconnected. Sir, I am unable to see your video nor you shared screen due to low network. Nor your okay, getting disconnected. Okay. So, like we discussed yesterday, what is the law of independent assortment telling? When there are two pair of characters, the distribution of the alleles of one character into the gametes is independent of the distribution of the alleles of the other character. तो दो कैरेक्टर से डायहाइब्रिड क्रॉस, ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये किस क्रॉस में एप्लीकेबल होगा, केवल डायहाइब्रिड क्रॉस में एप्लीकेबल होगा. ओके जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये किस में एप्लीकेबल होगा, कौन वाले क्रॉस में एप्लीकेबल होगा? मोनो हाइब्रिड. मोनो सर दोनों में होगा. लॉ ऑफ डोमिनेंस जो देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या डायहाइब्रिड में नहीं अप्लाई होगा, उसमें भी तो डोमिनेंट रिसेसिव जीन्स है ना डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस उधर भी अप्लाई होगा. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है जिसमें कि द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स. ओके पेयर ऑफ फैक्टर्स जो है यानी एलील्स जो है वो गैमिट्स के फॉर्मेशन में सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि गैमिट्स जो है वो हैप्लॉइड हैं, तो एक एक गैमिट में एक एक एलील ही आएगा, इसलिए वो हम लोग बोल रहे हैं प्यूरिटी ऑफ गैमिट्स. ओके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको दोनों क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड में भी डाइहाइब्रिड में भी आ रहा है, क्योंकि वहां पे वो कोई भी क्रॉस हो गैमिट्स तो बनना ही है, और जब गैमिट्स बनेंगे दोनों का सर एक एक एग्जांपल दे दीजिए ना सर, मोनो और डाई का. तो बुक में तो है ही, हम लोग इसके पहले भी किए हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस. ये जो 7 कैरेक्टर्स है, मेंडल जो 7 कैरेक्टर्स चूज किया उसमें से आप कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट रिसेसिव ले लीजिए और जो है उसको आप क्रॉस करेंगे. F1 में आपको जो है हाइब्रिड आता है और F2 में आप फिर उसको हाइब्रिड वाले को पनेट स्क्वायर बना के आप रेशियो निकालते हो. सो वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास नो.
previous classes we have discussed. सर ये सर मोनो निकला या डाई? सर डाई निकला ना? मतलब सर वही तो सर पूछ रहे थे सर, वो डाई हाइब्रिड या मोनो सर? क्वेश्चन हम नहीं समझे, क्या तुम्हारा क्वेश्चन है? सर हम बोल रहे थे सर एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का सर एक एग्जांपल बोल दीजिए और एक डाई हाइब्रिड का सर, तो दोनों का अलग अलग। हाँ हाँ, अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, अब कोई भी कैरेक्टर ले लो, जैसे कि येलो कलर पी, जो येलो कलर पी इज देयर एंड ग्रीन कलर पी इज देयर, ओके. अदर इज द फ्लावर इज एक्सिलरी, फ्लावर इज टर्मिनल, ओके. दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. तो अब इसमें जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको करना है, तो फिगर 3.7 आप देखिए टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 31, फिगर 3.7, ओके. 3.7 में बताया क्या, टर्मिनल फ्लावर एक्सिलरी फ्लावर दोनों का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, यानी एक ही कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को लेके आपने क्रॉस किया. लेकिन वही आप जो है 32 पेज नंबर में देखिए क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर्स को यूज किया, राउंड एंड येलो सीड्स. राउंड एंड रिंकल्ड एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर का ट्रेट्स है राउंड एंड रिंकल्ड, और दूसरा है येलो सीड्स एंड ग्रीन सीड्स. ठीक है, तो दो दो कैरेक्टर को एक साथ आपने लिया क्रॉस करने में, इसीलिए ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है. ओके, गॉट दिस? हाँ सर, आ गया सर, थैंक यू सर. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है कि ये सब क्रॉस में अप्लाई करेगा, क्योंकि जीन्स तो डोमिनेंट रिसेसिव होते ही हैं, वो जो भी क्रॉस ले लो. और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हर क्रॉस में होगा, क्यों? गैमिट्स तो सब में बनना है. जब भैया गैमिट्स बनेगा ही नहीं तो अगला जनरेशन आएगा कहां से? ठीक है ना. तो जब वो गैमिट्स बनेगा, वो गैमिट्स तो हैप्लॉइड बनेगा, और वो जो हैप्लॉइड गैमिट है वो प्योर होगा, वो या तो एक जीन रखेगा या दूसरा जीन रखेगा, क्या ना. एक ही जीन का जो दो फॉर्म होता है, या तो एक एलील रखेगा या दूसरा एलील रखेगा. कभी भी दोनों एलील एक ही गैमिट में नहीं रहता है, ना ही उसका कोई कॉम्बिनेशन रहता है, प्योर रहेगा, एक ही एलील उसमें जाएगा. तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट. लेकिन जो तीसरा लॉ है जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोल रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ट्राइहाइब्रिड क्रॉस वगैरह जो भी रहे उसमें ही अप्लाई करेगा, क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर इसमें इन्वॉल्व है. और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बोल रहा है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से. ओके, व्हेन देयर आर टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलील्स ऑफ वन कैरेक्टर इनटू द गैमीट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलील्स ऑफ द अदर कैरेक्टर. ठीक, तो जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाइहाइब्रिड या उससे ट्राइहाइब्रिड या जो भी आगे के क्रॉसेस हैं उसमें ही अप्लाई करेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कट गया है. क्वेश्चन इसमें यह है कि ए प्लांट विथ ग्रीन पॉड्स एंड स्मूथ सीड्स विथ जीनोटाइप, इधर हम लिख देते हैं ग्रीन पॉड्स स्मूथ सीड्स विथ जीनोटाइप GGSS will give rise to the following gametes. ओके, ये एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है ग्रीन पॉड्स एंड सॉरी स्मूथ सीड्स. इसका गैमेट्स क्या क्या बनेगा बोलिए? सर इसका गैमेट्स बनेगा कैपिटल G और स्मॉल s और स्मॉल g और स्मॉल s. यस सर. क्या फिर से बताइए? कैपिटल G, ऑप्शन सी. सर कैपिटल G और स्मॉल s और सर स्मॉल g और स्मॉल ओके s. ओके, हाँ सर सी. सी.
अच्छा Yes, ये sir. हाँ ऑप्शंस देख के बोलिए. G C. Sir, option C. C. Okay. So G S is one option. Other is this one. G S is another option. Okay. Okay. Someone is messaging. Let me see who is. Sir, Ayush. Ayush is telling. नहीं कोई और है. ब्लॉक. आयुष सर एडमिट नहीं कर रहे हैं. ओके आयुष वन तो ऑलरेडी डन नो. आयुष वन इज ऑलरेडी देयर. यस आयुष इज देयर. ओके फाइन. सो हाँ सो और कोई कॉम्बिनेशन है क्या गैमिट्स में? No. नहीं है. ओके गुड. Next, very short answer type questions. Okay, match the following in column with explanations in the column 2. Genetics. Okay, genetics क्या है? Gene expression only law of inheritance of character alternate form chromosome similar in size chromosomes other than the pair of the genes that can express only one. यही लग रहा है? हाँ सर. 3 नंबर. हाँ सर ऑप्शन. हाँ सर 3 नंबर. अच्छा. Autosomes. Chromosome similar in size alternative form the genes that express only when in a chromosomes other. हाँ ये कौन वाला है? B का. So शायद 4 होगा. A gene that can express only when in a similar pair. यानी ये तो सर लास्ट वाला ना होगा. हाँ लास्ट वाला होगा. लास्ट है क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम. आयुष टू देखिए ये जीन दैट कैन एक्सप्रेस. हाँ ये तो नहीं सेट नहीं होता है. आप ध्यान देना. एलोसोम्स लगने लगा तो. हाँ एलोसोम्स उसका अलग वाला. रेसेसिव जीन. ये बताइए रेसेसिव जीन. सर क्रोमो सर 4 नंबर. gene that can express only when in a similar group. Yes, a recessive gene can only express when in a similar pair. Okay, ये हो गया. यानी क्या हुआ? रेसेसिव जो है वो होमोजाइगस रेसेसिव जब तक नहीं होगा तब तक वो एक्सप्रेस नहीं होगा. वही चीज है. Okay, a gene that can express only when in a similar pair, that is a recessive allele. What is a allele? Alternative form of Alternative form of the gene. Okay, number D. Homologous chromosomes. the first वाला. Chromosomes similar in size and shape. ठीक. Okay, next question. Name any 2 genetic diseases in humans. Sir hemophilia and color blindness. Yes. Hemophilia and color blindness. Okay, good. Next, which one of the following genotypes is homozygous dominant and which one homozygous recessive in regard to tongue rolling? अच्छा, who is going to answer? आयुष्मान बताइए. homozygous dominant. सर कैपिटल दोनों और homozygous dominant हुआ. हाँ दोनों जो कैपिटल आर है वो क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट. करेक्ट. और होमोजाइगस रेसेसिव कौन सा है? सर दोनों जो स्मॉल आर है. हाँ गुड. राइट आंसर. ओके सो दिस वन capital R homozygous dominant and small r homozygous recessive. Differentiate between genotype and phenotype. Who will answer? बोलिए समय बोलिए. The genotype, the set of genes present in the cell of an organism is called genotype, and the observable characteristics which are genetically controlled in the phenotype.
ठीक है। तो जीनोटाइप इज द, बोलिए बोलिए सर, हम लिखे थे कॉपी में। सर बोलते हैं सर। So genotypes are the genetic constituent of an organism, or phenotype the physical or external appearance of an organism. यस, ओके। अलग अलग तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। जीनोटाइप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स एंड फिनोटाइप इज द एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर। ओके, सो जीनोटाइप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स and phenotype is the expressed character. ठीक। What is the difference between character and trait? Sir, and any inheritable feature of an organism is character, and so the alternative form of a character are traits. Correct. Monohybrid and dihybrid cross, phenotypic ratio in F2 generation. सर ये कैरेक्टर और ट्रेट को सर एक बार फिर से बनाइए, इसका डेफिनेशन बोलने। Any inheritable feature of an organism. अरे 23 नंबर पे देख लो ना। 23 में जो है आपको ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, एंड एनी इनहेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ए कैरेक्टर, द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स। ओके, 23 पेज नंबर, हाँ इसको लिख देते हैं, पेज नंबर 23 ब्लू बॉक्स। ठीक है। मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन, हु विल से? Sir, 3:1 sir. Across in which a single pair of a consistent character is studied at a time. Sir, नहीं, यहाँ पे जो है तो केवल रेशियो, हाँ केवल रेशियो बोलो। Sir, 3:1 sir. डाइहाइब्रिड में 3:3, 9:3:1. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, among lion, tiger and domestic cat, all the three have the same number of 38 chromosomes, yet they have different appearances. How do you account for such differences? क्रोमोसोम नंबर सेम है लेकिन लायन, टाइगर और कैट अलग है, क्यों? So variations in population. क्या लायन का हाँ लायन का पॉपुलेशन टाइगर का पॉपुलेशन तो अलग होता है ना। टाइगर के अंदर पॉपुलेशन का वेरिएशन आ सकता है, लेकिन लायन और टाइगर के आप आपस में कंपेयर नहीं करोगे। सर, फिनोटाइप और जीनोटाइप नहीं, देखिए इससे आप जो है ना वो आप बस टर्म्स उछाल रहे हो, ये ठीक नहीं। यू हाउ टू थिंक। सर जीन्स के कारण सब कुछ, हाँ क्या जीन्स सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो एक ही है, लेकिन क्या जो जीन का सीक्वेंस है, डीएनए का सीक्वेंस है, क्या सेम है? डीएनए की वजह से। हाँ, तो द मेन थिंग इज दैट द डीएनए सीक्वेंस is a different, okay, they have different genes, okay, because they have different genes, their appearance and all the characters are very different. Next, list any 3 features of garden pea with their dominant and recessive traits. राम बोलिए क्या? हमने बताया था पिछले क्लास में, 1 मिनट, हमने पिछले क्लास में बताया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव का आप एक ड्राइंग बनाइए, और डोमिनेंट में आप जो भी डोमिनेंट ट्रेड है उसको एक ही फिगर में आप लेके आइए। हैज एनीवन मेड दैट? मतलब सर पिछले क्लास में हमने बताया ना कि जैसे डोमिनेंट है तो डोमिनेंट में टॉल डोमिनेंट है, ओके, और एक्सिलरी फ्लावर डोमिनेंट है। उसके बाद पॉड, इन्फ्लेटेड पॉड जो है वो डोमिनेंट है। राउंड पी डोमिनेंट है। पी का कलर येलो रहे वो डोमिनेंट है, और पॉड का कलर ग्रीन रहे ये डोमिनेंट है। तो कितने कैरेक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6। और क्या बचा? फ्लावर का कलर पर्पल,
एंड येलो। ओके, हाँ सर ये बनाए थे। हाँ, तो ये चीज आप बनाइए, ठीक है। तो एक फिगर में आपको सभी का समरी आ गया, डोमिनेंट का समरी आ गया। ओके, टॉल, एक्सिलरी, करेक्ट। सो टॉल, एक्सिलरी, पर्पल कलर फ्लावर, ग्रीन कलर इन्फ्लेटेड पॉड, येलो कलर राउंड सीड्स। ओके, 7 कैरेक्टर्स इसमें आ गया। इस तरीके से आप अपने से बनाइए, और आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सर हाँ सर अगर सर ऐसे लिख करके दिखा देंगे तो नहीं चलेगा, देखिए तो। देखो चलेगा, आप कुछ भी बनाओ, वो आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में तो टेबल बना हुआ है ना, 7 कैरेक्टर्स का तो टेबल बना हुआ है, डोमिनेंट और तो रिसेसिव। देखिए ना सर, हम ऐसे कर दिए हैं, देखिए तो। कैरेक्टर, डोमिनेंट, रेसेसिव, पोजीशन, एक्सिलरी, टर्मिनल, हाइट, कलर। हाँ ठीक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है इसमें भी जो टेबल बनाया गया है पेज नंबर 30 में, वही चीज है। ओके, फिगर 3.6। मतलब सर अगर सर एग्जाम में ऐसे भी लिख देंगे तो सर गलत गलत नहीं ना कर देगा? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लिस्ट एनी 3 फीचर्स ऑफ गार्डन पी विद देयर डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। तो इसमें क्या करोगे, पहले कैरेक्टर लिखोगे और उसके बाद डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव ट्रेट क्या है ये लिखेंगे, बस यही है। वही चीज तुमने भी लिखा, नो प्रॉब्लम। तो उसमें गलत होने वाला क्या चीज, कुछ नहीं है। सो हमने जो बताया यही बताया आपको कि जरूरी नहीं है कि कोई भी 3 फीचर ऐसे करके पूछा जाए। ओके, कभी कभी ये चीज आपके आईसीएससी बोर्ड में माना जा रहा है कि आप इसे याद रखेंगे। ओके, ये 7 कैरेक्टर से क्या है आप उसको याद रखेंगे, डोमिनेंट कौन सा है, रेसिसिव कौन सा है। इसीलिए ये हम आपको सेकेंड टाइम इसको स्ट्रेस कर रहे हैं कि इस तरीके से आप बनाइए, अपने मीनिंगफुल तरीके से उसको आप बनाइए और उसको 7 कैरेक्टर्स को इजीली याद कीजिए। एक्सप्लेन व्हाई जनरली ओनली द मेल चाइल्ड सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस एंड नॉट द फीमेल। हाँ, समय बोलिए। सर क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन रहता है वो एक्स क्रोमोसोम में रहता है, और मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम रहता है और फीमेल के पास 2, इसीलिए। तो अगर इस चीज को हम लोग थोड़े से इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से अगर हम लोग समझिए, एग्जाम में लिख रहे हैं, बिकॉज रीजनिंग क्वेश्चन भी आता है ना, रीजनिंग क्वेश्चन में हम लोग को लिखना है, तो सबसे ट्रिकी होता है रीजनिंग क्वेश्चन, है ना। क्योंकि अगर आपके पास 2 ऑप्शन आता है एग्जाम में, जहां पे आपको सेलेक्ट करना है, एक है रीजनिंग क्वेश्चन और एक है डेफिनेशन क्वेश्चन। भैया डेफिनेशन आता है तो सीधा डेफिनेशन में चले जाना, रीजनिंग में नहीं फंसना। क्यों? क्योंकि रीजनिंग का जो वर्डिंग रहता है, उसका जो की टर्म्स रहता है, आपको आंसर पता है, लेकिन हो सकता है आप कहीं ना कहीं उन शब्द, करेक्ट शब्द को नहीं पकड़ पाए, और अगर आपने उन सही शब्दों को मेंशन नहीं किया, आपको उसमें 0 या 1 वाला ही हिसाब रहता है, 0 मार्क या 1 मार्क। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसीलिए आप रीजनिंग क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट कीजिए, समय इंग्लिश में आंसर कीजिए। Yes, sir. Sir, the genes that lead to the red-green color vision deficiency blindness are on the X chromosome, and the male have only one X chromosome. हाँ, तो उसका what is the term for that one? If the genes for that particular character on the X chromosome, then we say they are sex linked. हाँ हाँ, एक्स लिंक्ड बोल देंगे। हाँ, ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर में स्पेसिफिकली एक्स लिंक्ड है, करेक्ट। तो अब एक्स लिंक्ड है, हाँ, देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल से, and male have only one X chromosome and female have 2. हाँ, so because the male have only one X chromosome, therefore it is whatever is there in that one, it will express। क्योंकि X का दूसरा पेयर नहीं है,
Okay, so therefore the male child suffers from color blindness generally more than the female child, क्योंकि female child is going to have 2 X chromosomes, one of them can be normal. Okay, if that is normal, it will compensate for that color blindness gene. Okay, next question. Define the following terms. A pedigree chart. ये पेडिग्री चार्ट के बारे में हमने डिस्कस वैसा किया नहीं है, सो लेट अस डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द पेडिग्री चार्ट. पेडिग्री ये शब्द आप सुनते हैं ना, पेडिग्री एडवर्टाइजमेंट में आता है, आपने सुना है? हाँ सर. किस में आता है? सर डॉग का खाना. यस, डॉग फूड. डॉग फूड का एक ब्रांड का नाम है पेडिग्री. तो जनरली क्या होता है पेडिग्री, यानी आप का लाइनेज क्या है, इसके पहले आपको जैसे ना बोलते हैं वंश और ये वो सब जो हम लोग बोलते हैं कि आप कैसे खानदान, वंश एंड ऑल दोस थिंग्स. तो पेडिग्री क्या होता है कि आपके जो पेरेंट्स एंड पेरेंट्स वगैरह हैं उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था. ओके, सो उसके बेसिस पे अगर हम जाने कि एक जैसे कि सेक्स लिंक्ड वाले में हमने देखा एग्जाम्पल, हाँ, कि मदर इज नॉर्मल, फादर इज कलर ब्लाइंड. ओके, देन व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रन दे विल हैव. ओके, तो ये क्या हुआ, प्रिडिक्शन हुआ कि what is the ratio of the chances that they will be normal or they will not be normal. Okay, दूसरा इसका एक पहलू है, पनेट स्क्वायर में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और पेडिग्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं सबसे पहले. ओके, यहां पे जो आप देख सकते हैं आपके इसमें पेज नंबर 28. ओके, एवरीथिंग दैट इज गिवन इन द ब्लू कलर बॉक्स, पेज नंबर 28. इट इज ए टिपिकल पेडिग्री चार्ट. ओके, जहां फीमेल को ऐसे गोल करके इंडिकेट करते हैं और मेल को ऐसे स्क्वायर करके बनाते हैं. ओके, दोनों को जब हम इस तरीके से जोड़ते हैं इसका मतलब दोनों के बीच में शादी हुआ. ओके, उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं दैट दे आर हैविंग चिल्ड्रन. ओके, फॉर एग्जांपल हैव ओनली वन मेल चाइल्ड, देन यू विल मेक लाइक दिस. इफ दे हैव मोर देन वन चाइल्ड, ओके, दे हैव सम चिल्ड्रन. सो फॉर एग्जांपल हियर इट इज गिवन दैट देयर इज वन मोर मेल चाइल्ड, okay, one female child, okay, one more female child and one more female child. Okay, something like this. यानी they have 5 children. ये generation 1 है, ये generation 2 है. generation 1 में मेल और फीमेल ऐसे हमने देखा, उनके जो they have 2 sons and 3 daughters. Okay, now mother is normal. Okay, and father is color blind. ऐसे शेडिंग कर देते हैं, जो कलर ब्लाइंड है उसको शेड करती है. ठीक, and what result we are getting, a colorblind father will have normal sons
or color blind sons? X-linked inheritance में हमने देखा The color blind. Why? How you are telling? You make a Punnett square and you look at the probability. हमने बनाया था पेज नंबर 29 में, देखिए वो जो ऊपर वाला टेबल है केस 1, उसमें XY जो मेल सन्स है वो क्या है? नॉर्मल है ना। पेज नंबर 29 केस 1, नॉर्मल मदर, कलर ब्लाइंड फादर। ओके, जब हम लोग उसका पनेट स्क्वायर बनाए तो हमको रिजल्ट आया कि सन्स जो हैं वो नॉर्मल हैं और डॉटर्स जो हैं वो कैरियर हैं लेकिन नॉर्मल हैं, उनको आप उनमें वो एक्सप्रेस नहीं होगा। दे आर कैरियर्स बट द नॉर्मल। But when you have a carrier mother and a normal father, then what is happening? You will have color blind son. There is the chance to have 50% color blind son and 50% normal sons. Okay. सर एक बात पूछ रहे हैं। हाँ तो ये पेडिग्री चार्ट जो सर बना रहे हैं सर, तो इसको बनाने के लिए सर मतलब साइड में एक पनेट स्क्वायर अलग से बनाना पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए पनेट स्क्वायर जो है, हमको नहीं पता कि भाई दो लोगों का अगर ऐसा है जेनेटिक, हाँ, तो वो दोनों का अगर शादी होता है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये हमको नहीं पता। हम उसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या गैमीट्स बन रहा है और वो डिब्बा बना के हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। वो हो गया पनेट स्क्वायर। और पेडिग्री क्या होता है कि हम लोग कुछ पुश्तों का इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि हम लोग के यहाँ भी जो है एक तो प्रथा है कि पिछले 7 जन्मों के जो हैं आपके जो पूर्वज हैं उनका आप रखिए नाम वगैरह का, पूजा पाठ में या जो भी है जरूरत पड़ता है। कभी कभी शादी ब्याह में जरूरत पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, हाँ भाई आपके दादा का नाम क्या, परदादा का नाम क्या, पूछता है। तो जो है आप अगर वो इंफॉर्मेशन को, ओके, not only your fathers, grandfathers and grandfathers but also including the grandmothers and grandmothers, okay, वो complete information को अगर आप इस तरीके से चार्ट के वाइज बनाते हैं, okay, अलग अलग जनरेशन का आप चार्ट बनाएं और उसके बाद आप ट्रेस कर रहे हैं कि भैया इसमें से कितने लोग को डायबिटीज था, हाँ, कितने लोग को डायबिटीज था। तो अगर ये इस तरीके से रन हो रहा है कुछ पुश्तों से, तो अभी क्या चांस है कि भाई सो एंड सो को डायबिटीज हो सकता है। ओके, डायबिटीज फिर भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस को ले लिए, ओके, या हम लोग जो है कोई दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर को ले लिए और हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि ये जो है डिसऑर्डर वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। तो पेडिग्री जो है ये हम लोग स्टडी करते हैं और पनेट स्क्वायर जो है हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। पेडिग्री वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके, हम लोग सब इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको इस तरीके से एक जनरेशन दूसरा जनरेशन बनाते हैं और उसको हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे जा रहा है। वो हो गया पेडिग्री। और पनेट स्क्वायर में क्या है, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। पनेट स्क्वायर में प्रिडिक्शन, व्हाट इज द रेशियो दैट सो एंड सो कैरेक्टर विल कम इन द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, सो यहां पे क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग पेडिग्री चार्ट। ओके, सो पेडिग्री चार्ट in a pedigree chart, what we are doing, we are arranging, okay, the information about the different generations,
Okay, the information about the different generations we are arranging and from that we are trying to get the information. एक more proper definition हम आपको बता देंगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी उतना अच्छा से ऐसे हमको नहीं दिख रहा है कि कोई प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ। और पेडिग्री वगैरह भी बड़े हल्के तरीके से इसमें दिया गया है। ओके, नेक्स्ट वेरिएशंस। Okay, this one you remind me. Okay, I will give you the proper definition. Variations. Variations का क्या definition होगा? What are variations? Okay, I think variations also is given in your textbook. Proper definition. हाँ, वो starting में ही है कि population में जो है variations रहता है। हाँ, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 में small differences among the individuals of the same species is called variations. Okay, पेज नंबर 23 में है small variations in a population, small differences, mutation. Okay, these all definitions are there in your textbook. You can look at that one and you can write down. State the three Mendel's law of inheritance. पेडिग्री चार्ट का सर डेफिनेशन देखे सर। सर एक बार बोले क्या? कौन पेज नंबर में है? नहीं सर, वो गूगल से देखे। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा बताइए। सर दिया हुआ पेडिग्री चार्ट इज अ डायग्राम दैट शोज द occurrence and appearance of phenotypes of a particular gene or organism and its ancestor from one generation to another. Correct. ठीक है। So from one generation to another, whatever this occurrence of a certain phenotype is there, like this disease that we are studying. Okay, अलग अलग जनरेशन में किस तरीके से उसका अकरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग केवल स्टडी कर रहे हैं, ना कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको बना के स्टडी कर रहे हैं। पनेट स्क्वायर में हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। यस, यू कैन फॉलो द डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट यू कैन फॉरवर्ड दैट वन। हाँ, भेज दिए। हाँ, ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डायरेक्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है। Does the sex of the child depend on the father or it is just a matter of chance? Discuss. Who want to answer? जो बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, ये फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि मदर के ऊपर डिपेंड करता है? तो फादर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सर इन फीमेल देयर आर ओनली प्रेजेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यस, इसमें एक्स और वाई होता है। इन फीमेल इट इज एक्स एंड इन मेल इट इज XY। और मेल कौन बनेगा वो डिपेंड करता है वाई क्रोमोसोम है या नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मेल X और Y गेमीट बनाएगा, वही डिटरमाइन करेगा कि अगला जनरेशन जो है उसमें वो मेल आएगा या फीमेल आएगा। Does the sex of the depends upon the father or it is just a matter of chance? It depends on the father. It depends upon the father. If the Y containing gamete will fuse with the egg cell, then you will get the male child. Distinguish between the following pairs: karyotype and karyokinesis. Karyotype मतलब क्या है? It is a arrangement, है ना? Karyotype arrangement of the chromosomes, okay, in a certain order. तो वो आपके 3.2 में है। 3.2 फिगर 3.2 पेज नंबर 24। पेज 24 figure 3.2. The human chromosomes arranged in pairs in order of their size and shape. तो इसमें आप क्या करोगे? Karyotype means what? वो human chromosomes ही नहीं, आप किसी भी organism का chromosomes को arrange करेंगे तो karyotype ही होता है। तो इसीलिए आप उसको कैसे लिखेंगे? The arrangement in pairs. The arrangement of chromosomes in pairs in order of their size and shape is called karyotype. Okay,
Do you want to write or did you get that one? Okay, figure 3.2 में देखिए हाँ समझ गया ना सब लोग को. So karyotype is what? It is the arrangement of chromosomes in pairs in order of their size and shape. It is the karyotype. Okay. Karyokinesis यानी nuclear division. Nuclear division. Okay. Next, autosomes and sex chromosomes. How many autosomes are there in humans? Sir, 22. 22 pairs of 22 pairs of autosomes are there, and one pair of the sex chromosome is there in the humans. Okay, the definition you are having in page number 25. Okay, blue box. Next, homozygous and heterozygous chromosomes. Chromosomes, okay, being homozygous and heterozygous. Homozygous का क्या मतलब है? homozygous है कैपिटल A homozygous और small a homozygous यानी the alleles, okay, if the same allele is present on the homologous chromosome, then you get the homozygous. Okay, ये थोड़ा आप इसका सर लिखे a condition in which both the member of an allelic pair are similar in diploid organism. Once again. सर homologous का हम लिखे a condition. Homologous नहीं, homozygous. हाँ सर, homozygous का लिखे a condition in which both members of an allelic pair are similar in diploid organism. और सर heterozygous का लिखे a condition in which both the member of an allelic pair are different in diploid organism. हाँ, लेकिन इधर क्वेश्चन क्या है ना, homozygous and heterozygous chromosomes, यानी हम लोग का आंसर क्रोमोसोम्स के रेफरेंस में होना चाहिए. तो जो क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, वी हैव homologous chromosomes, pair of homologous chromosomes, like chromosome 1 is coming from mother is coming from father, so this is a homologous pair. Okay, they are similar. Okay, they are similar, same size and shape and all. Okay, जीन्स में थोड़ा सा फर्क रहेगा क्योंकि मदर की तरफ से आ रहा है, थोड़ा सा फादर की तरफ से आ रहा है, तो उसमें ये दोनों में थोड़ा सा जीन्स में फर्क रहेगा, लेकिन साइज शेप सब चीज में दोनों एक जैसा है. तो ये हो गया क्या आपका होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब इस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में अगर एक क्रोमोसोम पे समझिए कि कैपिटल ए है और दूसरे क्रोमोसोम पे भी कैपिटल ए है, यानी when you have the same allele on both the homologous chromosomes, okay, same allele is there on the both or you can, instead of telling both, you will tell same allele is present in the homologous chromosomes, then it is a homozygous chromosome.
but if different allele is there in the homologous chromosomes, then it is a heterozygous chromosomes. मेरा ये वाला समझ में आया? होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको पता है, ओके, पेयर्स में है, ओके। कैरियोटाइप में आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट है वो पेयर्स में है, ओके, दो दो हैं, ओके, क्रोमोसोम 1 2 हैं। क्या वो दोनों क्रोमोसोम्स 100% सेम है? नहीं सर, नहीं है, डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि एक माँ से आ रहा है, एक फादर की तरफ से आ रहा है, तो थोड़ा सा फर्क रहेगा। लेकिन हर पेयर जो है, हर एक पेयर जो है क्रोमोसोम का कैरियोटाइप में, हर एक पेयर में सेम लेंथ, साइज, ओके, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ये सब चीज एक जैसा रहेगा। लेकिन जब डीएनए के सीक्वेंस में हम जाते हैं तो हल्का फर्क आता है। तो ये जो फर्क है वो अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम में एक एलील है और दूसरे में भी सेम एलील है, देन इट इज द होमोजाइगस क्रोमोसोम। If they are the different alleles in the homozygous chromosomes, then it is the heterozygous chromosome. Now you understood? डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हाँ, homozygous chromosomes you can write like this. Contain the same allele in the homologous chromosomes. Heterozygous chromosomes contain different alleles in the homologous chromosomes. ओके, तो हेट्रोजाइगस में different alleles are there in the homologous chromosome, and in the homozygous you are having the same allele in the homologous chromosomes. Okay, all of you noted? सर एक मिनट से रुकिए सर, नहीं लिखा। हाँ, हाँ सर लिख लिया। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और then we will see. Okay, next. In a certain species of animals, black fur is dominant over brown fur. Predict the genotypic and phenotypic ratios of the offspring when both parents are heterozygous or have heterozygous black fur. Okay, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। In a certain species of animals, ये रैबिट है, black fur, okay, capital B, is dominant over brown fur. Predict the genotype and phenotype ratio of the offsprings when both the parents are heterozygous black fur. Okay, बनाते हैं इसको, पनेट स्क्वायर बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पेरेंट्स क्या है, दोनों ही पेरेंट्स ये है, ओके, मेल हेट्रोजाइगस है, फीमेल भी हेट्रोजाइगस है। इसका क्या गैमेट्स बनेगा? सर बन गया सर। सर एक सर रेसिसिव बनेगा सर, बाकी सब सर हेट्रो, सर बाकी सब डोमिनेंट रहेगा। देखिए ये कर दिए,
BB और ये BB। हाँ, नाउ क्वेश्चन इज, आपने पनेट स्क्वायर बना लिया, अब आप इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो बोलेंगे। फिनोटाइप रेशियो बताइए। 3:1 सर। करेक्ट। देखिए ये तीनों में कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी है, इसीलिए डोमिनेंट वाला 3 है और रेसेसिव वाला 1 है, जिसमें होमोजाइगस रेसेसिव है, तो ये रेसेसिव ही रहेगा। उसके बाद जीनोटाइपिक में रेशियो क्या है? 1:2:1। ठीक, ये एक टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक, टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो आपको फिनोटाइप जीनोटाइपिक रेशियो निकला। सेकंड क्वेश्चन है टू पेयर्स ए एंड बी, अगर इधर है रैबिट्स वर क्रॉस्ड एज गिवन बिलो। एक व्हाइट रैबिट है, एक ब्लैक फीमेल है, व्हाइट मेल व्हाइट फीमेल, ऑफस्प्रिंग्स आर मेल हियर, ब्लैक मेल व्हाइट फीमेल, ऑफस्प्रिंग्स फीमेल। ठीक है, कैन यू टेल विच कोट कलर ब्लैक और व्हाइट इज डोमिनेंट? सर ब्लैक होगा सर क्योंकि सर दोनों में सर अगर किया गया तो बस ब्लैक ही आया। हाँ सर, करेक्ट, ओके, दैट इज गुड। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब ही है कि वो मेल फीमेल जो भी हो, अगर वो है तो वही एक्सप्रेस होगा, तो यही है डोमिनेंट। डोमिनेंट ब्लैक। इज द कोट कलर सेक्स लिंक्ड? सर ये क्या है सर, थोड़ा क्वेश्चन समझाइए ना। ये जो कोट का कलर है, ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, ये क्या सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम में आ रहा है क्या? तो वो सर सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम सर थोड़ा सा सर मिस हो रहा है सर, वो थोड़ा याद दिला दीजिए। देखिए सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम का मतलब है या तो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। तो अगर ये एक्स या वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड रहेगा, हाँ, तो वो या तो फीमेल्स में या तो मेल्स में अलग तरीके से एक्सप्रेस होगा ना। जैसे कि हाँ सर नहीं है सर, नहीं है। हाँ, तो अब जैसे कि वो एक्स लिंक्ड है, अगर वो एक्स लिंक्ड है तो जब वो एक्स एक्स होगा तो हो सकता है कि अगर नॉर्मल वाला डोमिनेंट है, लेकिन यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये डोमिनेंट है, ब्लैक कलर डोमिनेंट है। ये जो ब्लैक कलर डोमिनेंट हम लोग बोल रहे हैं वो ये कंसीडर करके बोल रहे हैं कि इट इज ए ऑटोसोम कैरेक्टर। अगर ये फीमेल एक्स क्रोमोसोम वाला चीज रहता, ठीक है, अगर एक्स क्रोमोसोम वाला चीज रहता तो हम X0 लिखते उसको और एक नॉर्मल लिखते, ठीक है, और जब X0 है तो ये कैरियर हो जाता, लेकिन एक्सप्रेस शायद नहीं होता। लेकिन जब X0Y है तो वो एक्सप्रेस होता, क्योंकि इसको दबाने वाला कोई दूसरा नहीं है ना, नॉर्मल जीन नहीं है, दूसरा X नहीं है ये मेल में। ठीक है, तो मेल और फीमेल में अलग तरीके से आपको यहां पे रिजल्ट आता। ओके, लेकिन ये चीज नहीं हो रहा है, सब में वो मेल हो या फीमेल हो, सब में आपको ब्लैक कलर आ रहा है, यानी इट इज नॉट, it is not sex linked. Okay, got the point? Okay, make a Punnett square and find out the genotype and phenotype ratio of F1 and F2 generation in the progeny of a genetic cross between a tall T plant with a P plant with a pure dwarf P plant. क्वेश्चन पढ़िए। क्रॉस क्या है? प्योर टॉल को क्रॉस किया प्योर डॉर्फ के साथ, और तो सर हेड तो आएगा 4 निकलेगा ना डोमिनेंट। F1 में और F2 दोनों में मांग रहा है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो F1 और F2
दोनों में आपको बताना है क्या होगा। तो जब आप ये वाला क्रॉस कर रहे हो, ये वाला प्योर टॉल प्योर डॉर्फ, तो इसमें केवल गैमिट्स बनेगा कैपिटल टी, इधर ये। F1 में आपको एक ही टाइप का सर सब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, सब हेट्रोजाइगस होंगे, और क्योंकि सब में डोमिनेंट जीन है सभी टॉल होंगे। ओके, सो जी phenotype here is all are tall, 1:1। ओके। नो 1:1 का क्या मतलब होता है? नहीं सर, वो सर गलती से सर जीनोटाइप वाला बोल दिया, 1:2:1 वाला। हाँ, देखिए ये F1 का हम लोग लिख रहे हैं। F1 में जो रेशियो है यहाँ पे, ये फिनोटाइप का रेशियो जो है, ओके, इसमें आप रेशियो कब लिखते हो? जब एक से ज्यादा टाइप रहता है तब ना एक को एक के साथ कंपेयर करते हैं। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे भैया दूसरा तो कुछ है ही नहीं, सब तो एक ही है। बस सर अगर सर दो होमोलोगस हो जाता सर तब शायद करते सर। दो होमोलोगस मतलब सर अगर दो डोमिनेंट रहता और सर दो रेसेसिव रहता। हाँ, मतलब एक से ज्यादा टाइप का रहता। अभी यहाँ तो हम लोग फिनोटाइप ही दे रहे हैं। फिनोटाइप जब देख रहे हैं तो एक से ज्यादा टाइप का जब फिनोटाइप बनेगा तब, तो यहाँ तो एक ही टाइप का फिनोटाइप आ रहा है, सब टॉल ही रहेंगे क्योंकि सब में कैपिटल टी है। ओके, सो 1:0 सब टॉल हैं फिनोटाइप F1 जनरेशन। और जीनोटाइप जीनोटाइप का कोई रेशियो है क्या? एक सर डोमिनेंट रहेगा, एक सर रेसेसिव रहेगा और बाकी दो सर हेट्रोजाइगस। भैया हम यहाँ F1 की बात कर रहे हैं, F2 की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, फाइंड आउट जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो ऑफ F1 एंड F2 जनरेशंस। आपके टेक्स्ट बुक में भी F1 जनरेशन का जीनोटाइप फिनोटाइप बोल के नहीं बोला है ना, केवल F2 के बारे में बात किया। क्यों? क्योंकि F1 में केवल यही तो आ ही रहा है, एक ही टाइप का जीनोटाइप आ रहा है, एक ही टाइप का फिनोटाइप आ रहा है, तो दोनों 1:0 1:0 है। अब ये 1:0 लिखने में तो अजीब जैसा लगता है ना। अगर रेशियो होता है कि भैया एक से ज्यादा चीज रहता है तो एक को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। जब यहाँ पे एक ही टाइप का चीज है तो रेशियो क्या लिखना, समझे? सो दैट इज द थिंग, 1:0 जीनोटाइप फिनोटाइप F1। अब दूसरा हुआ F2। ओके, इसी को इसके साथ जब क्रॉस करते हैं, ओके, सो हेट्रोजाइगस इनटू हेट्रोजाइगस। F2 जनरेशन आपको तो ऑलरेडी याद है, बनाने का जरूरत भी नहीं है। फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप का रेशियो 2:1 और दूसरे का सर जीनोटाइप में 1:2:1। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। ओके, सेकंड वाला है रेड फ्लावर वैरायटी ऑफ पी विथ व्हाइट फ्लावर वैरायटी ऑफ पी। ओके, इसमें क्या कोई अलग रिजल्ट आएगा? आपको क्या लगता है? यहां पे भी आप देखिए सिमिलर क्रॉस है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रेसेसिव। क्या ये टॉल और शॉर्ट और इधर क्या बोलते हैं रेड एंड व्हाइट फ्लावर केवल चेंज कर देने से रेशियो चेंज हो जाएगा क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है कि नहीं है? इट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नो? तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस सेम चीज आएगा आपको रिजल्ट। ओके, F1 में 1:0, F2 में फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1, सेम रिजल्ट विल कम। ओके, लास्ट क्वेश्चन। A family consists of parents and their 5 children, and the pedigree chart below shows the inheritance of the trait color blindness in them. तो ये जो शेडेड है ये बोल रहा है कि पर्सन कलर ब्लाइंड है, ये मेल है। जो स्क्वायर बॉक्स होता है इसका मतलब है कि ये मेल है, ये फीमेल है।
सर्कल यानी फीमेल। तो यहां पे एक डॉटर जो है वो कलर ब्लाइंड है, ये पेडिग्री चार्ट से हमको पता चल रहा है। हु इज कलर ब्लाइंड इन दी पेरेंट्स, फादर और द मदर? Father is color blind. How many daughters and how many sons have been born in the family? तीन डॉटर और दो and two sons. What does the okay, 3 daughters and 2 sons. What does the child 1 indicate about this trait? अंधा है सर, so color blind. Color blind. Yes, sir. On which chromosome is the gene of this trait located? किस क्रोमोसोम पे है भैया कलर ब्लाइंडनेस का? तो डोमिनेंट। जी किस क्रोमोसोम पे है? कलर ब्लाइंडनेस इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ जेनेटिक डिसीज? एक्स लिंक्ड है क्या? हाँ सर। एक्स लिंक्ड का एग्जाम्पल है ना, आप देखिए। हाँ सर, देयर आर टू, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, तो उस समय भी मैंने बताया कि यही 2 एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, और ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको आएगा, लैंग्वेज बदल के आपको एकदम नए तरीके से परोस के कंफ्यूज करेगा। क्या आपको याद रखना है, जहां पर भी देखिए कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम वन अदर ट्रेट इन ह्यूमंस विच फॉलोस ए सिमिलर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अभी अभी मैंने आंसर आपको बता दिया। हाँ सर, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। ओके, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस 2 हैं जो कि एक्स लिंक्ड है। इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सो विद दिस वी हैव कवर्ड द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। रह गया सर, सब चला गया। हाँ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में जो है ना, अब अगला सर हमको पूछेंगे कि तुमको पूछेंगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखिए ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है, पर्टिकुलरली जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, टर्म्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन बेसिक्स पे हमने बहुत समय दिया। ओके, आप अगर इन टर्म्स को समझ गए हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और आप अपने को अब क्या करेंगे कि अब जो समर वेकेशंस आर कमिंग, समर वेकेशंस जो आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग अपना स्पीड बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्लासेस हम लोग बढ़ाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग एक क्लास ले रहे हैं सर, तो वो 1:30 से सर 7:30 के बीच में प्लीज मत रखिएगा ना सर। 1:30 to 7:30। हाँ सर। हाँ, जो भी है आप हम लोग बात कर लेंगे आपस में, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए आपको स्कूल के जो रेगुलर क्लासेस होते हैं वो नहीं होंगे उस टाइम में ना। हाँ सर। हाँ, तो इसमें हाँ सर, तो सर सुबह को करवा लीजिए। हाँ, हम कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहता है। ओके, तो हम लोग को इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस हम लोग उस समय कर सकते हैं। देखिए हमारे लिए भी क्या होता है, 4 से 5 क्लास हमारा भी हो जाता है स्कूल वाला, तो उसके बाद फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट हो जाता है। हमको भी इतना देर बकबक करते हुए में बहुत देर बकबक करना पड़ता है। सर अब इंटरेस्टिंग वाला नहीं है सर, वो सोने वाला है। नहीं, देखो बॉटनी सब्जेक्ट ऐसा है, ऐसा लोग पढ़ाता है कि सुला देता है। और अगर आप सही तरीके से देखो, बॉटनी में बॉटनी कम है और फिजिक्स ज्यादा है, वो हम लोग पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। प्लांट सिस्टम को पढ़ने का तरीका एक अलग रहता है। तो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग क्या करेंगे कि एक आपस में आप लोग भी डिस्कस कीजिएगा कि ये जो समर हॉलीडेज रहेगा इसमें हम लोग नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाएंगे और कोशिश